हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बताऊंगा। एनर्जी ट्रांजिशन जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं रहा है। आपको इस कहानी के बारे में मैं बताऊं, उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारा देश भारत एक समय में जब गुप्तों के शासनकाल में था, उस दौर में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहते थे कि दुनिया भर के जितना भी सोना पूरी दुनिया भर में चलता था, वो सारा का सारा आखिर में डंप होकर भारत देश में आ जाया करता था। भारत देश ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं था। यहाँ पर सोने की खान तो नहीं थी, लेकिन सोना इतना ज़्यादा था जिससे कि काफ़ी सारे इमारतें, काफ़ी सारे प्रोस्पेरिटी और लोग बड़े खुशहाल थे। इसके कारण भारत देश में आज भी सोने का जो ट्रेंड है वो लगातार चलता जा रहा है। अभी हाल ही में आपने रिपोर्ट देखा होगा कि सोने की कीमत कुछ 1 लाख के आसपास पहुंच गया। फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भारत देश में मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। भारत देश को गुलाम बनाया गया। भारत देश जो एक ऐसी भूमि रही है, ऐसी पुरानी सिविलाइजेशन रही है, जिसे गुलाम बना लिया गया। और ये बनाने वाले मुस्लिम आक्रांता थे। जिसके बाद मुसलमानों का आगमन हुआ, सूफी सेंट्स आए और उसके बाद धीरे धीरे करके और दूसरे ट्रांजिशंस की ओर इंडिया बढ़ा। फिर आता है 17वां सेंचुरी, जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, पोर्तुगल्स का आगमन हुआ, फ्रेंच का आगमन हुआ, डच का आगमन हुआ हमारे भारत देश में। उस समय तक भी अगर हम लोग देखें तो हमारे देश में एनर्जी के मामले में बहुत अच्छा ग्रोथ तो नहीं देखने को मिला। लालटेन्स जलते थे, मोमबत्ती अगर होगी तो मोमबत्ती जलती थी। माचिस की तीली जला करके लोग आग सेका करते थे, कोयला जलाया करते थे। जिनके पास कोयला उपलब्ध हुआ वो कोयला जला लिए, और नहीं तो फिर कुछ और चीज़ें मिल गई तो उन्हें जला करके खाना पका लिया करते थे। लकड़ियाँ, स्पेशली लकड़ियाँ होती थी तो लकड़ियों को जला करके ये खाना पकाया करते थे, चूल्हा जलाया करते थे। इसके बाद एक फेज़ ऐसा आया जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, रादर आई शुड से कि बल्ब का आविष्कार हुआ। जब बल्ब का आविष्कार हुआ इंग्लैंड में, तो उस समय इंग्लैंड बहुत ही अग्रणी देशों में से था। ये ऐसा देश था जिसने पूरे के पूरे दुनिया में अपने कब्जे को बनाए रखा। बहुत लंबे समय तक इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। ये इतना बड़ा एम्पायर था जिसके कारण ऐसा कहा जाता था कि इन लोगों के लिए, इंग्लिश के लिए, ब्रिटिश के लिए कभी सूरज अस्त नहीं होता। फर्दर यही जो इन्वेंशन था और दूसरे इन्वेंशंस, स्पेशली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूनाइटेड किंगडम, वो सारे के सारे जो इन्वेंशंस थे, डिस्कवरीज थी, धीरे धीरे करके और दुनिया में और दुनिया के देशों में फैलने लगा। इसी क्रम में वो भारत भी पहुंचा। फर्दर भारत में भी इसके कारण एनर्जी में कुछ बदलाव हुए। यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स धीरे धीरे करके निर्माण करे गए। जब भारत अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ, उस समय अंग्रेजी शासन के समय और अंग्रेजी के जाने के जस्ट बाद, मतलब पार्टीशन के समय, 1947 का वो समय था जब इंडियन रुपी और यूएस डॉलर लगभग सेम वैल्यू के हुआ करते थे। लेकिन
फर्दर जब थोड़ा और आगे बढ़ी तब लगातार वेस्ट ने हमारे देश भारत पर सैंक्शंस लगाना शुरू किया। जब सैंक्शंस लगाते चले गए तो इंडिया, क्योंकि एक नया देश था, एक नेसेंट कंट्री था, एक जन्मजात बच्चे की तरह, जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं था कि कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी ये गाथा चलती रही, ये आगे बढ़ते रहा। और इसी तरीके से इसी क्रम में भारत ने नए नए आयाम को बुना। हमारे देश ने इसरो जैसी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करा, जिसे पहले इनकोस्पार कहते थे 1962 में। इसी का नाम बाद में बदलकर इसरो करा गया। यही इसरो, ये वही इसरो है दोस्तों जिन्होंने एक समय पर बैलगाड़ी या साइकिल को यूज़ करके अपने रॉकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। और आज वही इसरो है जो कि चंद्रयान जैसे यान को साउथ पोल में, चंद्रमा के साउथ पोल में भेजने वाला पहला देश बना। कहानी यही नहीं रुकी, कहानी आगे बढ़ी। एनर्जी ट्रांजिशंस के जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो आपने एक पिक्चर देखा होगा जो हाल ही में पब्लिश किया गया था, जिसका टाइटल था भगवान भरोसे, जिसमें एक गांव की कहानी दिखाई गई थी। उसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया था जो कुछ रूढ़िवादी सोच और उस दौर के जितने भी रिसोर्सेज थे, जो भी रिसोर्सेज थे, उसके हिसाब से वो लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। कभी बिजली आती, कभी बिजली चली जाती। लोग महाभारत देखते थे। 89 का समय था वो, 1989 के आसपास का, जब महाभारत सीरियल, रामायण सीरियल दूरदर्शन में प्रकाशित हुआ और एक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। कहते हैं कि भारत के लोग उस दौर में रास्तों में, रोड्स में दिखाई तक नहीं देते थे। वो बिछे मीत एक दूसरे से मिल गए हों। फर्दर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो थर्मल पावर प्लांट्स यहाँ पर भी स्टेब्लिश किए गए। इंडिया थोड़ा और आगे बढ़ा। इसके बाद यहाँ पर और भी ट्रांजिशंस हुए, जैसे कि हाइड्रो पावर का इस्तेमाल किया जाने लगा। और क्योंकि यूएस और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने लगातार सैंक्शंस लगा, उन्होंने लगातार इंडिया और जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उन पर ये प्रेशर बनाया कि आप लोगों को अब अपना एमिशंस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस को कट करना होगा, रोकना होगा, क्योंकि एक नई चुनौती पूरी दुनिया भर में आ चुकी थी और वो था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जिसका जनक कहीं ना कहीं यूके ही था, और जो बाकी बाद के डेवलपिंग या उस समय के डेवलप करने वाले देश थे, जहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले आया, वो थे। उसके कारण आज के डेट में, आज इस समय में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो SIDS यानी कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, आज उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। लगातार उनके आइलैंड्स डूबते चले जा रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न देश हैं, जिन्होंने डेवलप कर लिया है, वो कमिटमेंट तो देते हैं। जैसे कि 2010 में उन्होंने ये कमिटमेंट दिया था कि वो $100 बिलियन वो पैसा उन डेवलपिंग देशों को देंगे जो आज क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कमिट किया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी वो कराएंगे। बट इसके बावजूद उनकी बातें तो बातें ही रह, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग भारत की देखते हैं तो भारत लगातार अपने एमिशंस को कट करता जा रहा है। जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी एक समय में
इंडिया में अच्छे खासा मात्रा में हुआ करती थी। आज उसे कट करके नॉन फॉसिल फ्यूल्स से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो 50% तक इंडिया। ये देखिए, ये है रियूटर्स का कहना, इंडिया हिट्स 50% नॉन फॉसिल पावर माइलस्टोन अहेड ऑफ 2030 क्लीन एनर्जी टारगेट। साथ ही साथ इसके बाद आप देख सकते हैं, ये है बिजनेस लाइन का कमेंट जिसमें इंडिया अचीव्स 50% नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी 5 years अहेड ऑफ पेरिस प्लेज। फिर इसी तरीके से PIB में भी यही कहा गया है कि अचीव्स 50% क्लीन पावर कैपेसिटी 5 years ahead of the target, setting global benchmark for sustainable growth। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमारे MNRE मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत को इस ग्रीन ट्रांजिशन के लिए बहुत बधाई दी है। साथ दोस्तों, जब हम लोग इस ट्रांजिशन की बात करते हैं और डेटा देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट से हमारा जो आज परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी है वो कुछ 49.92% है। वहीं नॉन फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो 50.08% है। मतलब इंडिया ने एक अच्छा लीप ले लिया है। इंडिया अब आगे बढ़ चुका है टुवर्ड्स द रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये थी भारत देश की पोटेंशियल की कहानी टुवर्ड्स द एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन टू दिस मॉडर्न वर्ल्ड। दोस्तों, 75 साल में इंडिया ने जो करके दिखाया है वो सच में किसी और देश की बस की बात नहीं थी। इंडिया ने जितने आयाम देखे बीइंग अ डेमोक्रेसी, जितने कष्ट और प्रॉब्लम्स देखे ड्यू टू द वेस्टर्न सैंक्शंस, आज इंडिया लगातार प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। तो आप भी आगे आएं, कंट्रीब्यूट करें और देश के लिए अपना काम और सर्वस्व न्यौछावर करें। जय हिंद।